Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. So dear students, this is the class in which I am going to cover super fast 100 questions. Actually ये questions मुझे किसी स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, किसी स्टूडेंट ने भेजे हैं और इन क्वेश्चन को मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ. सुपर फास्ट तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं देंगे इसमें, बहुत झट से मतलब 100 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे इसमें. तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप भी चाहते हो कि अगर ऐसा कुछ पेपर है आप तो पीडीएफ बना के आप मेरे पास भेज दीजिए. मैं उन क्वेश्चंस को आई होप दैट कि ऑनलाइन क्लास में आपके साथ शेयर करके और उनका एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे. ठीक है, इट डिपेंड्स कि कितने क्वेश्चन है. तो ये 100 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट है और हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे इसके 100 क्वेश्चन जल्दी से. चलिए फिर शुरू करते हैं. और एक्चुअली मैं बता दूं आपको, ये इस टाइप का जो किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा हुआ ये पहला प्रैक्टिस सेट है. तो और जितनी भी क्लासेस हैं वो तो आपको पता ही है कि सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस का कोई पैसा वैसा नहीं है, फ्री में इन क्लासेस को करना है. और ई मटेरियल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप रेडी रहिए. और चलिए मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ. ठीक है, तो क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे. ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम बहुत झट से मतलब जल्दी से पूरा वो कर देंगे. तो आई होप दैट कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली. ठीक है, चलिए बेहतरीन. सो अब शुरू करते हैं फटाफट से. जो क्वेश्चन सीरीज है उसको जल्दी से ख़त्म करेंगे. अब आप ये समझें ठीक तरह से, इसमें क्या रहेगा कि बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि नोटेशन नहीं करना पड़े मुझे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, तो इसमें विच ऑफ द ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल का ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा, स्प्लीन. द लार्जेस्ट मसल, सबसे बड़ी वाली मसल जो है वो ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? ये सार्टोरियस. अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, अगर लार्जेस्ट यहाँ पे लॉन्गेस्ट मसल पूछा है सार्टोरियस होगी, लार्जेस्ट मसल पूछता है तो ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में कोई एक हो सकता है सिर्फ. ठीक है, चलिए, तो मास इसका आंसर हो जाएगा. वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड वाइट मसल फाइबर आर द बेटर अडोप्टेड टू परफॉर्म. अच्छा, व्हाइट ब्लड फाइबर की दो टाइप के फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर होते हैं. ठीक है, जो व्हाइट कलर के फाइबर होते हैं वो स्लो ट्विच फाइबर के केस में आते हैं, और जो फास्ट होते हैं उनको बोला जाता है रेड ट्विच फाइबर, राइट. ठीक है, तो ये बात होगी. दूसरी, कार्डिक साइकिल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेंट्रिकल. ये वेंट्रिकल सिस्टोल की बात कर रहा है और वेंट्रिकल डिस्टोल की बात कर रहा है, लेकिन अगर यहीं पे वेंट्रिकल की जगह एट्रियोल अगर आ जाएगा तो उसका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा. अभी इसका आंसर क्या होगा? 0.3 सेकंड से लेके 0.8 सेकंड के बीच में ये सिस्टोल और डायस्टोलिक रहता है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कौन सा ऐसा है जिसको एज ए ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर नहीं किया जा सकता? ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से टॉप मोस्ट अथॉरिटी रहती है. तो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये क्लब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के उसमें नहीं आएगा. ठीक है, एक क्लब जो होते हैं वो किसी न किसी अथॉरिटी के अंडर में रन करते हैं, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रैम क्राफ्ट इन्वॉल्व. जो कैंप है उसमें क्राफ्ट किस तरह के इन्वॉल्व होते हैं? तो आप जो है इस क्वेश्चन का झट से आंसर बताइए. कभी कभी मैं आपको भी मौका देने वाला हूँ जिससे कि आप जो है मतलब स्लो मोड पे नहीं रहे. ठीक है, चलिए, तो कैंप का बेस होता है बेसिकली जो मेंटल स्किल्स होते हैं, मेंटल एबिलिटी होती है, मेंटल क्रिएटिविटी होती है, उसको बढ़ाना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट से इनमें से कौन सी चीज है वो क्या है, वो एफिलिएटेड नहीं है. ठीक है, तो इसमें ड्राइव जो है वो क्या है, वो एक इंट्यूजन के थ्रू आती है, इंटरनल, तो ये मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है. द अनदर नेम फॉर द प्रिक्यूजन मैनिपुलेशन इज. अच्छा, प्रिक्यूजन ये वर्ड जो है वो यूज किया जाता है मसाज में, स्पोर्ट मसाज, तो इसको बोलते हैं टेम्पोर्टमेंट. ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे. द ट्राइप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ.
ट्राइप्सिन किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? इसका विटामिन, फैट, और ये नीचे का थोड़ा सा कट गया है इसमें, लेकिन इसका जो आंसर है वो है प्रोटीन। तो ट्राइप्सिन किस में हेल्प करता है? प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो अभी करेंगे अगले क्वेश्चन देखते हैं, उनके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बेहतरीन। सो नेक्स्ट 11 से लेके हम ये क्वेश्चन करेंगे। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन फिजिकल एजुकेशन मस्ट पोसेस। इफेक्टिवली फिजिकल एजुकेशन के डेलिब्रेशन के लिए क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है? हाई क्वालिफिकेशन, गुड पर्सनैलिटी, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। नेक्स्ट, डी इज द टीचिंग एबिलिटी। तो इसमें से टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एड्रेनल इन विच द एक्सक्रीटरी हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई। तो इनमें से जो एक्सक्रीटरी हार्मोन है वो किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? पैनक्रियाज, गोनैड, थायराइड और सुप्रेनियल ग्लैंड। तो इसको आप बताएंगे। एड्रेनल हमेशा क्या होता है? ये पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है। द डिग्री ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ओनली, द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विद विच द वेरियस टेस्टर स्कोर। अच्छा, इसमें क्या होता है? अगर एक ही टेस्ट को कई सारे लोग मिलके अगर टेस्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उनका सेम रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैलिडिटी। अगर किसी टेस्ट को फिर दोबारा दोबारा किया जाए एक ही आदमी के द्वारा और उसका रिजल्ट अगर सेम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी। नॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट जिस डोमेन में घुरता है उसको हम बोल देते हैं नॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैलिडिटी। द नेशनल मलेरिया एडिकेटिंग प्रोग्राम्स दैट लॉन्च इन इंडिया इन द ईयर ऑफ। कौन से ईयर में नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ था? तो ये सिंपल सा आंसर आपको देना है, ये 1953 में ये शुरू हुआ है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आप जानते होंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन है। द मोस्ट सूटेबल क्लास फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीचिंग शॉर्टपुट। अगर आप शॉर्टपुट सिखा रहे हैं तो आपको किस तरह का फॉर्मेशन क्लास का होना चाहिए? सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर और सेमी सर्कुलर, क्योंकि इसको एक रेंज में पर्टिकुलर एक एंगल पे फेंका जाता है, ठीक है। तो इसका सेमी सर्कुलर जो क्लास होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। टॉप स्पिन कॉजेज, टॉप स्पिन कॉजेज। अच्छा, स्पिन दो तरह की होती है बेसिकली, बड़ी टर्म में बात करें तो, जैसे टॉप स्पिन होगी और बैक स्पिन होगी। तो टॉप स्पिन किसकी वजह से होती है? हमेशा हाई रिबाउंड की वजह से होती है, ठीक है। एटलस ऑफ द मैन विच डिस्क्राइब टू द बॉडी वाज रिटन। ये एटलस ऑफ द मैन जो है वो किसने लिखी थी? ये वो जिसमें बॉडी के बारे में डिस्क्राइब किया गया। तो ये सेल्डन ने दिया था, और आपको याद हो कि सेल्डन ने बॉडी के क्लासिफिकेशन भी दिया, ठीक है। अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी द सेक्स हार्मोन सीक्रेटेड बाई। सेक्स हार्मोन जो है प्यूबर्टी तक किसके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं? तो ये एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। डायनामोमीटर इज यूज टू मेजर। तो डायनामोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? ये पावर के लिए यूज किया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा छिप गया है इसमें, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अब हम जो है वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चन, राइट। चलिए, बेहतरीन, बहुत अच्छे। तो इसमें चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 इज दैट क्या है, हम उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को, भारतीयम वाज कंडक्टेड टू प्रमोट। भारतीयम जो है वो किसको प्रमोट करने के लिए कंडक्ट किया गया था? ठीक है, दैट इज इंडिजिनियस गेम, दंड एंड भातिक्स गेम, दंड और बैठक्स के लिए, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस के लिए, और मास रिदमिक एक्टिविटी के लिए। तो ये मास और रिदमिक एक्टिविटी के लिए किया गया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द नॉट यूज टू टाई द बैंडेज। अगर बैंडेज हमें बांधनी है तो किस टाइप की नॉट हमें यूज करनी पड़ेगी? तो आपको पता हो, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ ये रिक्रिएशन में, किस टाइप पे हम रीफ नॉट यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्लानिंग द वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग मीन्स कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग की क्लास मैंने बहुत पहले ली थी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास मेरी देख लीजिए, तो उस पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विच कंट्री इज सेड टू बी द पायनियर स्टार्टिंग रिक्रिएशन।
इसका श्रेय जो है वो यूएसए को जाता है। यूएसए ने डीहाइड्रेशन में एक्टिविटी को ज़्यादा गौर दिया था पहले। बेस्ट 20 क्वेश्चन नंबर 25 इज विच डेफिशिएंसी इन द ब्लड कॉज इन्फ्लामेशन इन द बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स में जो इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, वो किसकी कमी की वजह से आती है? व्हाइट ब्लड सेल की कमी की वजह से, रेड ब्लड सेल की कमी से, प्लेटलेट्स की कमी से, या एंटीबॉडीज की कमी से। तो ये आपको मालूम हो कि रेड ब्लड सेल की अगर कमी हो तो एक पर्टिकुलर जो सेल्स होती हैं एक पर्टिकुलर रीजन में वो मरने लगती हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। एक्शन रिसर्च जो है फिजिकल एजुकेशन में कंसर्न विद, किसके साथ कंसर्न करती है? इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कोरिलेशन स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अब आप जानते होंगे कि एक्शन रिसर्च का मतलब ये होता है कि तुरंत कोई प्रॉब्लम पैदा हो और उस पर कोई आप एक्शन लें, और एक्शन लेके आप क्या कर दें? उस प्रॉब्लम को खत्म कर दें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इमीडिएट क्लास रूम प्रॉब्लम। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक। द टेस्ट कंसिडर टू बी रिलायबल। अगर टेस्ट जो है रिलायबल कब होगा? अच्छा, अभी रिलायबिलिटी की बात जो हमने अभी करी थी थोड़ी देर पहले, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कंपेरेबिलिटी है, कंटिन्यूटी है, कॉमनेबिलिटी है, या कंसिस्टेंसी है। तो रिलायबल का मतलब ये होता है कि कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट लाना रिलायबल होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट टू द स्प्रेड स्कोर्स अराउंड। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किस तरह के स्कोर्स को वो करता है, मतलब सपोर्ट करता है, किस टाइप का स्कोर हो। तो अभी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा क्या हुआ ये, वेर इज द कलर। ओके, हाँ अभी चल रहा है। ठीक है, तो इरेजर डन। चलिए, बेहतरीन। और चलिए, एक्चुअली होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन में कुछ इस तरह से रहता है। ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है और ये ऐसे करके ये आ रहा है। ठीक है, ये बीच में जो रहेगी आपकी वैल्यू, ये जस्ट बिटवीन वाली, ये आपकी वैल्यू रहती है, मीन की वैल्यू रहती है। और मीन के इधर उधर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एसडी इधर उधर क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सी आंसर हो जाएगा। मीन ऑफ द गिवन विच प्रोटीन फिलामेंट इज 50 to 55%। कह रहा है कि विच प्रोटीन फिलामेंट, प्रोटीन का ऐसा कौन सा फिलामेंट है जो 50 to 55% जो है वो कंसीडर करता है। एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है, और ट्रोपोमाइसिन है, या एक्टोमाइसिन है। तो इसमें क्या है, आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो फिलामेंट होता है वो कौन सा होता है? मायोसिन फिलामेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड डिसअपियर रिड्यूस टू अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे ऐसा कौन सा वाला एंडोक्राइन ग्लैंड है जो डिसअपियर हो जाता है? ठीक है, तो पहला क्या है इसका? गोडैड है, दूसरी प्यूबर्टी है, तीसरा थाइमस, और डी आपका है थायराइड। तो इसमें से जो थाइमस है वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। ठीक, तो इसका थाइमस आंसर हो जाएगा। चलिए, इन सबको हटाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दे आर क्वेश्चन नंबर 31 to 40, राइट? So what is that? All the reflex activities, okay, all the reflex activity controlled by, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं वो एक्टिविटी जो है वो किसके द्वारा आपकी रन करी जाती है? ठीक है, पोन्स के द्वारा, जो सीएनएस के पार्ट हैं इनकी बात हो रही है। पोन्स के द्वारा होगी, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होगी, सेरिब्लम या सेरिबेलम। ठीक है, तो आपको मालूम हो कि रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी एक्शन है जिनमें माइंड का यूज नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही सेंसरी जो नर्व होती है वो मैसेज लेके जाती है, और रिफ्लेक्स एक्शन में पहले से जो इंफॉर्मेशन पड़ी होती है उसी के बेसिस पे रिफ्लेक्स एक्शन एक्ट करके और उसका जवाब दे देती है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी जो आप याद रखेंगे। हु कंसिडर साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन
टू देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ में रिलेशन जो है इसके बारे में कौन कहता है? इसके बारे में वुडवर्थ कहते हैं, विलियम जेम्स कहते हैं, या फिर वॉटसन, या फिर रॉबर्ट सिंगर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, वुडवर्थ ने ऐसा बोला था। ठीक है, तो पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ, ये तो आप लोग सब जानते हैं, पर्सनैलिटी है, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, या फिर करेक्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा? पर्सनैलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोनियोमीटर इज द इक्विपमेंट विच इज यूज टू मेजर। गोनियोमीटर एक इक्विपमेंट है जिसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ द मसल, एंगल ऑफ द जॉइंट, ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर ब्लड लैक्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा? एंगल ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट्स के एंगल जो है, कितने एंगल पर कौन सा जॉइंट मूव करता है, ठीक है, कितने एंगल तक मैक्सिमम जा सकता है, तो ये सारे के सारे मूवमेंट जो है दो बोन के बीच का एंगल, वो किससे हम फाइंड आउट करते हैं? गोनियोमीटर से। ठीक है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग ड्यूरिंग द स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी कॉज द लॉस ऑफ। अगर फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हो और आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो जिसका बहुत ज्यादा लॉस होगा? सोडियम, पोटेशियम, ग्लाइकोजन और कैल्शियम। तो आप सब जानते होंगे, आप देखते हैं कि स्वेटिंग आती है तो स्वेटिंग का जो टेस्ट होता है वो लगभग नमक के बराबर होता है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो स्ट्रेनियस एक्टिविटी की वजह से जो लॉस सबसे ज्यादा होगा वो किसका होगा? आपका सोडियम क्लोराइड का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इन विच ओलंपिक डिड द वुमेन पार्टिसिपेट फॉर फर्स्ट टाइम। तो वुमेन्स जो है उनका पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम ओलंपिक में कब हुआ था? तो ये भी फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। 1900 में जो पेरिस में हुआ था ओलंपिक, उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पहली बार देखा गया था। उससे पहले वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ओलंपिक में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37, द अर्लीस्ट पर्सन हु नो टू इन्वेंट द सिस्टम ऑफ द बॉडी क्लासिफिकेशन। अच्छा, बॉडी क्लासिफिकेशन का जब भी नाम आता है आप शेल्टन का नाम आंखें बंद करके लोग लेते हैं। ठीक है, प्री स्कूल चिल्ड्रन लर्न द थिंग बाई। प्री स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं, प्रेप वाले जो बच्चे होते हैं, जो घर पे बच्चे रहते हैं मोस्टली, छोटे छोटे बच्चे, वो किसके जरिए देखते हैं? इमिटेशन, प्रैक्टिस, रिपीटेशन, या फिर टीवी देख के। तो आप जानते हैं कि इमिटेशन एक सबसे बड़ी वो क्वालिटी है बच्चों की जिसके थ्रू वो सीखते हैं। जैसे आप बच्चे के सामने कुछ काम कर रहे हैं तो वो बच्चा उसको देखता है, फिर नेक्स्ट डे उसको रिपीट करने की कोशिश करता है, नेक्स्ट डे या कभी भी जब उसको याद आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। द क्वेश्चन नंबर 39, द टू ग्रेट डेंजर ऑफ वुंड। कोई भी अगर घाव हुआ है तो उसके लिए दो बड़े जो है वो डेंजरस चीज क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए इज दैट ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, पेन एंड स्वेलिंग, शॉक एंड श्रिविंग, बर्निंग एंड लॉस ऑफ टिश्यूज। इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो बूंद, अगर किसी का घाव हो गया है तो उसके ज्यादा चांसेस है? तो ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, काफी बड़ी मात्रा में ब्लीडिंग के चांसेस और इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं थ्रू ब्लीडिंग। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन द स्कूल सेटिंग द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज। इसमें क्या है? टीचर, स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरम्यूरल। अब देखो, आप कभी भी जब इंटर स्कूल की चीजें जो प्रोग्राम हो रहे थे उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरम्यूरल प्रोग्राम। तो इंटरम्यूरल प्रोग्राम बेसिकली होते किसके लिए, ये बात आप याद रखें। तो इंटरम्यूरल प्रोग्राम जो होते हैं वो किस लिए होते हैं कि बेसिकली जो बच्चे हैं, जो इनसाइड स्कूल बच्चे हैं, वो क्या करें? वो पार्टिसिपेट करें मास लेवल पर, बड़े लेवल पर उनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल जाए। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? इंटरम्यूरल ऑर्गेनाइज करते हैं। Question number 41, who said that the recreation is not a matter of motion but emotion? किसने कहा था कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो मैटर ऑफ मोशन है, नॉट ए मोशन? तो इस बात को बोला था रैमने ने। ठीक, तो ये आंसर आपको मिल गया। द फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ द मसल डिपेंड ऑन। जो मसल की फंक्शनल एफिशिएंसी है वो किस चीज पे डिपेंड है? वो नर्व स्टिमुलेशन पे डिपेंड है, वो ग्रिप पे डिपेंड है, फाइबर पे डिपेंड है, फाइबर क्वालिटी पे, या टोनस पे? तो जो फंक्शनल एफिशिएंसी है
वो हमने अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, वो डिपेंड करती है मसल फाइबर पे कि किस तरह का फाइबर है। अगर स्लो ट्विच फाइबर है तो इसका मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी आप कर सकते हो। फास्ट ट्विच फाइबर की एक्टिविटी ज़्यादा, क्वांटिटी ज़्यादा मौजूद है आपके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, आप तेज जो स्प्रिंटिंग एक्टिविटी उनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो फाइबर क्वालिटी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इफ द मीन ऑफ स्कोर इज 25 and standard deviation is 0, so what will be the value of fifth score? अभी देखिए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर वो 0 है तो लीनियर वैल्यू आ जाती है पूरी, तो लास्ट 25th स्कोर क्या हो जाएगा, इट सेल्फ 24 ही हो जाएगा। ठीक है, 25 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अ कॉज फॉर द अकरेंस ऑफ प्लेट्यू इन लर्निंग। अच्छा, प्लेट्यू क्या होती है, प्लेट्यू एक स्टेज होती है जिसमें कि आप एथलीट को कुछ सिखा रहे हो और उसकी परफॉर्मेंस एक जगह पे रुक गई है जाके, ठीक है, अब उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो मतलब चेंज नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे उसमें, मतलब कौन सा ऐसा कॉज है। ये कह रहा है, फिर से आप क्वेश्चन को समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ए कॉज फॉर अकरेंस ऑफ प्लेट्यू। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकती है, फटीग की वजह से प्लेट्यू आ सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है, उसकी वजह से आप और ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटी है वो नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी प्लेट्यू की कंडीशन को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ आती है मोनोटमी, मतलब एक ही जैसी एक्सरसाइज आप कराए जा रहे हो बच्चे को, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है, एक ही मसल पे बार बार आप जो प्रेशर है वो दिए जा रहे हो, स्ट्रेस उसका रिलीज ही नहीं होने दे रहे हो। दूसरा आता है डिस्ट्रक्शन, मतलब आपका मन ही नहीं लग रहा है आपके गेम में, जबकि जो फिजियोलॉजिकल लिमिट है, वो फिजियोलॉजिकल लिमिट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिजियोलॉजिकल लिमिट को ब्रेक किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट जो बोला जाता है जैसे लिमिट्स आर सेट टू ब्रेक, ये फिजियोलॉजिकल लिमिट को बिल्कुल आपके ऊपर लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं रनिंग करने की, और शुरुआत में हो सकता है आप 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ऐसे नहीं है कि आप शुरुआत में मैराथन दौड़ जाए एकदम से, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप धीमे 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 आपकी जो फिजियोलॉजिकल लिमिट थी उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद से आपकी लिमिट बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। from which point, from the viewpoint of psychology, which of the following factor is the most important one in the development of the human personality? ये कह रहा है ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए किसके अनुसार, सोशियोलॉजी के अनुसार कौन सा फैक्टर जो है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी में ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं जब सोशियोलॉजी की बात आ जाती है तो कल्चर जो है वो सबसे बड़ी चीज हो जाती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट इक्विपमेंट। स्पोर्ट इक्विपमेंट जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्राइस के बारे में, सोर्स के बारे में, यूटिलिटी के बारे में, या क्वालिटी के बारे में। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, प्राइस के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हो, सोर्स के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हो, क्वालिटी के साथ आप कोई भी नेगोशिएशन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्वालिटी के साथ नेगोशिएशन करते हैं तो हो सकता है कि आपने बेकार टाइप की कोई चीज़ ले ली और उसकी वजह से कोई हादसा हो जाए। ऑफ कोर्स बाकी की चीज़ें भी मैटर करती है, लेकिन जो क्वालिटी है वो सुप्रीम अथॉरिटी में रहती है, सुप्रीम पॉइंट पे रहती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ। हाइपोथैलेमस जो है वो एसोसिएटेड रहता है किसके कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो 47, हाइपोथैलेमस मोटर एक्शंस, थिंकिंग, इमोशन और ग्लैंड, तो ये डायरेक्टली किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, किसके साथ कंट्रोल में एसोसिएशन में रहता है, ग्लैंड के साथ, क्योंकि ये सीक्रेशन के बारे में पुष्टि करता है, सीक्रेशन के बारे में इंश्योर करता है कि किस जगह पर किस हार्मोन का सीक्रेशन होना है। Which of the following game was developed from the English rounder by Abner Doubleday in New York in 1893? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल और बेसबॉल। तो इसका सही आंसर क्या है, वो बेसबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद, कॉग्निटिव प्रोसेस है वो किसके साथ कंसर्न्ड है, नोइंग एक्सपीरियंस, फीलिंग एक्सपीरियंस, स्ट्राइविंग एक्सपीरियंस और थिंकिंग एक्सपीरियंस। अभी देखो कि जैसे ही
कॉग्निटिव वर्ड आता है, आपके पास नॉलेज की चीजें आने लगती हैं, आपके पास इंटेलेक्चुअल टाइप की चीजें आने लगती हैं, ठीक है, आपके पास आने लगती हैं चीजें इंट्यूजन की, आपके पास चीजें आती हैं क्रिएटिविटी की। तो अगर कॉग्निटिव से रिलेटेड कोई चीज आती है तो आप इसको आंसर जो है वो आपका क्या होगा, नॉलेज। और दूसरा, अगर क्रिएटिविटी आंसर मौजूद है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा क्रिएटिविटी। तो जब भी आप अगर इसको देखते हैं, इसको जब भी आप देखते हैं कॉग्निटिव को, तो आप ध्यान रखें ये सारे वर्ड्स जिनके बारे में हमने भी बात की थी। नाउ वी विल टॉक द क्वेश्चंस फ्रॉम 50 to 58 इन दिस स्लाइड, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 50 इज द व्यू पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी सिंपैथी। साइकोलॉजी के अनुसार सिंपैथी जो है वो क्या है, एक इंस्टिक्ट है, एक इमोशन है, जनरल इनेट टेंडेंसी है, या रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, एक इंस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है एक तरह की। सिगमंड फ्रूड इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ साइकोएनालिटिक्स, थ्योरी ऑफ कनेक्शनलिज्म एंड थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म। तो इसका आंसर क्या है, द थ्योरी ऑफ साइकोएनालिटिक्स। साइकोएनालिटिक्स के लिए जो सिगमंड फ्रूड है वो जाने जाते हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम, अच्छा इसका तो एक्सप्लेनेशन कुछ देने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। जो स्कल की बोन होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, वो किसमें, फेशियल बोन और क्रेनियल बोन में। तो क्रेनियल बोन कितनी होती है, 8 बोन होती है आपकी, फेशियल कितनी होती है, 14 बोन होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अच्छा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम आते ही अभी कुछ दिन पहले ही मैंने क्लास ली थी, तो आपको याद होगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही ऐसा जॉइंट है जो सबसे ज्यादा फ्रीनेस प्रोवाइड करता है, मतलब ट्राई एक्सियल जॉइंट आप इसको बोल सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डिक मिनट वॉल्यूम द एवरेज मैन में राइज फ्रॉम, ये 4 लीटर से 15 लीटर तक जाता है, ये मैंने पहले भी अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको याद रखें, ठीक। द इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू द हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड, अच्छा हैवी वेट ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, मसल में जो मास होता है वो बढ़ जाता है, वो किसकी वजह से होता है, यहाँ ऑप्शन है, मस्कुलर हाइपोट्रोपी, मस्कुलर हाइपरट्रोपी, मस्कुलर एट्रोपी और हेमाटोमा। अच्छा इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मस्कुलर जो हाइपरट्रोफी होती है उसका मतलब होता है कि मसल का लॉस होना, टिके होना, ठीक है। मस्कुलर हाइपरट्रोफी का मतलब होता है मसल मास का बढ़ना एक्सरसाइज की वजह से। एट्रोफी का मतलब भी कुछ इसी की तरह की होता है कि कम होना, ठीक है। और हेमाटोमा का मतलब एकदम अलग है, इससे लेना देना नहीं है, जैसे आपका गुम्मट वगैरह पड़ जाए, आपको चोट लगी और चोट लगने के बाद कंट्यूजन टाइप का पड़ जाता है, उसको हेमाटोमा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, सोयाबीन में जो है क्या होती है, वो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट who among the following are found to be the most agile, agile का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक तरह से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसमें होती है, हाई जंपर में, जिम्नास्ट के पर्सन में, स्विमर में, या ड्राइवर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिम्नास्टिक में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग, और चेंज ऑफ मूवमेंट भी मतलब थ्रू टाइम बहुत जल्दी से होना चाहिए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज फोकल पॉइंट इन द मूवमेंट, तो कौन सा होगा इसमें से, जैसे इसमें ये बोला गया कि फोकल पॉइंट पे कौन सा वाला आपका बॉडी का सिस्टम रहेगा, जब बॉडी किसकी बात हो रही है, बॉडी के रेफरेंस में किस सिस्टम की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, या मस्कुलर सिस्टम। अभी देखो बॉडी और मूवमेंट की जब भी बात की जाएगी तो बात आएगी किसकी, आपकी मस्कुलर सिस्टम की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो मस्कुलर सिस्टम इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द सोशल इनहेरिटेंस ऑफ द मैन, मैन की सोशल इनहेरिटेंस क्या है, ट्रेडिशंस हैं उसकी,
हैबिट्स हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं, या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं? अभी आप देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अभी आप देखो ट्रेडिशन, ये भी एक तरह से इनहेरिटेंस में रहते हैं, जो हम अपने पुराने जो लोग होते हैं, हमारे दादा बाबा, उनसे सीखते हैं। हैबिट्स तो नहीं है इसका आंसर, तो इसको तो काट देते हैं, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे आप देखिए, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, ये भी नहीं होगा। रिफ्लेक्स एक्शन तो अचानक से होती हैं और उनकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग करते हों या सारे लोग नहीं करते हों, इसको भी काट दीजिए। ट्रेडिशंस हमारी हम फॉलो करते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट प्रोमिनेंट बनता है कि ट्रेडिशन इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। और दूसरा प्रोमिनेंट आंसर इसका बनता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम क्या करते हैं, कल्चरल हेरिटेज से ही आती हैं। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन? जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है वो ट्रू नेचर किसके थ्रू दिखाता है? ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग, साइंस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट एजुकेशन, और एथलेटिक्स। ठीक है, तो फिजिकल ट्रेनिंग, अभी जो मॉडर्न सिनेरियो चल रहा है। हाउ मेनी मेजर सलेवरी ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं कि 6 सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन, इनमें दोनों चीजें आ जाती हैं कि इसको किस तरह से चीजों को फॉर्म करना है और किस तरह से फिर ऑपरेट करना है उनको। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में हमेशा जो टीचिंग के प्रिंसिपल हैं उनको अप्लाई किया जाए। ठीक, चलिए बेहतरीन। इन द कंपैरिजन ऑफ ग्रीक द रोमन्स वर, ग्रीक के कंपैरिजन में रोमन्स जो है वो किस तरह के लोग थे? ठीक है, तो ये बात आपको पता करनी है। ठीक, अब इसके बारे में, अथॉरिटेरियन थे, यूटिलिटेरियन थे, आर्टिस्टोक्रेटिक थे, या डेमोक्रेटिक? तो ये क्या थे? ये यूटिलिटेरियन थे। विच आर्टरी कैरीज द ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स हार्ट? अच्छा, ऐसी कौन सी आर्टरी है जो ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ पंप करती है? तो इसका सिंपल सा आंसर भी बता देता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती है, लंग्स से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आती है और लेफ्ट वेंट्रिकल में छोड़ देती है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में छोड़ देती है। ठीक है, अब आप इस चीज को समझिए। अभी इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी गलती करते हैं बच्चे कि कोरोनरी आर्टरी इसका आंसर दे देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? कोरोनरी आर्टरी एक आर्टरी है जो ब्लड पंप करती है इटसेल्फ, किसमें? हार्ट में। हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत होती है, तो वो कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट में ब्लड पंप करती है। ठीक है, चलिए, स्कोलिसिस इज द पोस्चरल डिफॉर्मिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटी है स्कोलिसिस, जिसमें क्या होता है, जो किसकी डिफॉर्मिटी है? ये डिफॉर्मिटी है वर्टिब्रल कॉलम की। द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ये सब लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, उसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। ये सेकंड लॉ ऑफ क्या है? ये आपका सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी है। ठीक है, तो इसमें बाकी लॉ ऑफ इनर्शिया जो फर्स्ट लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ जिसको बोला जाता है। ठीक है, और बाकी है कि बॉयल्स लॉ है, ये बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दो लॉ हैं, ये दोनों केमिस्ट्री के लॉ हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी आप याद रखेंगे कि बाई चांस अगर अलग क्वेश्चन में भी इस तरह से पूछ लिया जाता है तो आप इसको लगा पाए। So now we will move on the question number 67. Which of the following factors is considered to be the most important in the construction of indoor gymnasium? जब हम इंडोर जिम्नेजियम कोई भी बना रहे होते हैं तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कौन सा रहेगा? डायरेक्शन का, लाइट का, वेंटिलेशन का, या फ्लोर का? देखिए, हम जब भी इंडोर कोई भी प्रोग्राम हम बना रहे होते हैं, कोई भी ग्राउंड जब हम बना रहे होते हैं,
तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखी जाती है वेंटिलेशन। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस आर द मेन कॉज ऑफ, अल्ट्रा और माइक्रोस्कोपिक जो वायरस होते हैं वो किस, उनका मेन कॉज किस, मतलब कौन सी बीमारी को वो जन्म देते हैं ज्यादातर, तो दैट इज मप्स इज द राइट आंसर। स्पिग्नोमेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, स्पिग्नोमेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर। तो आप जानते होंगे कि इसको ब्लड प्रेशर के नापने के लिए यूज किया जाता है। बीपी इंस्ट्रूमेंट आपने अक्सर डॉक्टर के पास गए होंगे, जो आपकी मतलब जो अपर आर्म पे लगाने के बाद आप थोड़ा वो प्रेस करते हैं और वो प्रेशर लगाता है, देखा होगा आप लोगों ने, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन 70 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू जॉइंट मसल। टू जॉइंट मसल किसको बोला जाता है, बाइसेप को, डेल्टॉइड को, या इलियोसोर्स, या फिर सार्टोरियल मसल को। तो इसका आंसर क्या है, सार्टोरियल मसल। ये सबसे लंबी मसल भी होती है और इसको टू जॉइंट मसल बोला जाता है। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ मेजरिंग। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है जो क्या मेजर करता है, लेंथ, लेग स्ट्रेंथ को मेजर करता है, एजिलिटी को मेजर करता है, स्पीड ऑफ मूवमेंट को मेजर करता है, या कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को मेजर करता है। तो आप देखेंगे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को मेजर करता है, और इसके दो फॉर्मूले दिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली ये रहता है कि कितने सेकंड के लिए हमने एक्टिविटी है उसको यूज किया, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 सेकेंड में कितनी जो हार्ट बीट आपकी रही है वो हम जो है इसमें कंसीडर करते हैं, इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, वही अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो जो अपर पार्ट रहता है वो सेम रहता है, नीचे 5.5 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक मिनट से 1.5 मिनट तक का टाइम, 2 मिनट से 2.5 और 3 से 3.5 मिनट का टाइम। ठीक है, चलो तो इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। द बैक थाई मसल्स आर आल्सो नोन एज, थाई के पीछे की मसल को और किस नाम से जानते हैं, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस, गैस्ट्रोसिनेमस और क्वाड्रिसेप। तो आप जानते हो इसको हैमस्ट्रिंग बोला जाता है, जो बैक थाई की मसल होती है, और ये काफी प्रोन मसल होती है, जो मसल पुल के टाइम पे पुल हो जाती है। ठीक है, अगर मसल पुल की आप कहीं भी एक्टिविटी अगर सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट में देखेंगे तो जो फास्ट बॉलर होते हैं उनकी हैमस्ट्रिंग बहुत ज्यादा पुल हो जाती है। ठीक है, या फिर कोई बैट्समैन जब अगर स्वीप शॉट मार रहा होता है जो फ्रंट फुट को रेज करके काफी, अगर बॉल उससे दूर है तो इस टाइप की समस्या कई बार हो जाती है उसको। ठीक है, द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग्स ब्लड टू हार्ट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा एक्चुअली है क्या, समझिए, ये हार्ट है, इसके ये 4 चैम्बर हो गए। अब इसमें दो तरह से ब्लड आता है, ये समझ लीजिए ये अपर बॉडी है ऊपर की, ठीक है, और ये लोअर बॉडी है। अब यहाँ से लोअर बॉडी से ब्लड आता है, यहाँ से ये, और ये आने के बाद फिर दोनों दोनों साइड से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में इंटर करता है। ठीक, यहाँ से नीचे वाली जो मसल लेके जाती है, नीचे वाली जो वेन जो लेके जाती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर से ब्लड जो आता है अपर बॉडी से उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मेजर डायनामिक स्ट्रेंथ। कौन सी एक्टिविटी इनमें से है जो डायनामिक स्ट्रेंथ को मेजर करती है। ठीक, फर्स्ट वर्टिकल जंप, फॉरवर्ड रोल, शॉर्ट डिस्टेंस रन और रोप क्लाइंबिंग। अब देखिए आप इसको समझिए थोड़ा सा, ये क्या कह रहा है, डायनामिक मतलब कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, इसके नाम पे चलेगी। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। अभी आप देखिए वर्टिकल जंप से डायनामिक स्ट्रेंथ तो मेजर होगी, शॉर्ट डिस्टेंस रन से भी नहीं होगी, फॉरवर्ड रोल से भी नहीं हो सकती। इसमें क्या, रोप क्लाइंबिंग, इसको दूसरी बात है रोप क्लाइंबिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं आपके रेसलर और बॉक्सर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 75, द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजट प्रिपरेशन इज। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेशल बजट प्रिपरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी प्रोग्राम के प्रिपरेशन की बात नहीं हो रही है, या प्रोग्राम के जो है वो हील्ड करने के बारे में बात नहीं हो रही है, कोई रूट मैप नहीं बना रहे हम।
ठीक है, हम किस में बात कर रहे हैं यहाँ पर, लिटरली हम जो बात कर रहे हैं बजट प्रिपरेशन के बारे में। तो बजट प्रिपरेशन जब भी होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च इनकम टू सर्च इनकम के बारे में, प्लानिंग के बारे में, फैसिलिटी ऑफ पर्सनल के बारे में, या फिर एस्टिमेट एक्सपेंडिचर। तो बजट प्लानिंग में हमेशा सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टिमेट एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर हमें मालूम होगा तो उसके बाद में हमें कहाँ किस सोर्स से कितना पैसा जुटाना है इसके बारे में हम अच्छी तरह से सोच पाएंगे, अच्छी तरह से कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होता है। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड फिलोसफी। फिलोसफी का लिटरल मीनिंग क्या है? लव ऑफ क्रिटिसिज्म, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ गॉड। तो आप लोग जानते होंगे ये कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आता रहता है। लव ऑफ विजडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी लेड इन बोथ नवंबर 1982, अगस्त 21 1984, मई 1 1987 एंड जून 2091। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 21 1984। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है आप इसके बारे में याद रखेंगे। राइट, नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम 78 टू क्वेश्चन नंबर 88 तक के क्वेश्चन इस स्लाइड में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली अ सोशल एट्रीब्यूट है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, या फिजियोलॉजी जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या है? एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड द स्पोर्ट्स। अब आप देखो, मदर एक तरह से जनक टाइप का हो गया। ठीक है, तो आप देखो कि सबसे पहले, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यूएस का जो करिकुलम है उस करिकुलम में सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन को शामिल किया गया था 1820 में। और उस टाइम पे दो ही सब्जेक्ट थे, एक हाइजीन था और दूसरा जिम्नास्टिक था। ठीक है, तो हाइजीन इसमें आंसर में है नहीं, जिम्नास्टिक सिर्फ आंसर में है, तो जिम्नास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था 1823 में। और जो इस स्कूल में सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था उसका नाम है राउंडेल स्कूल। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिम्नास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द टेक्निकल टर्म मसल पुल इज नोन एज। मसल पुल को टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? स्प्रेन, एब्रेशन, स्ट्रेन और कंट्यूजन। अभी देखिए आप, स्प्रेन जो रिलेटेड जो 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 स्प्रेन है टर्म, उसको तब यूज किया जाता है जब हमें कोई लिगामेंट से रिलेटेड इंजरी होती है। स्ट्रेन कब यूज किया जाता है? जब टेंडन या मसल्स टिश्यू से रिलेटेड इंजरी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेन। ठीक है, द 50th परसेंटाइल इज आल्सो नोन एज। 50th परसेंटाइल जो है वो किसको बोलते हैं? तो हम हमेशा मीन, बीच की चीज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? 15%। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीन। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ वी विल मूव फॉर द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल रिक्वायर्ड इन खो खो मैच। तो खो खो के मैच में ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि 6 जो है ऑफिशियल की जरूरत होती है। राइट, सिलर एंड स्पेंसर आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्ले। थ्योरीज ऑफ प्ले में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है फिजिकल एजुकेशन में। जब हम सरप्लस एनर्जी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिलर और स्पेंसर का नाम ना आए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरप्लस एनर्जी थ्योरी हो जाएगा इसका आंसर। राइट, सो नेक्स्ट 84 क्वेश्चन नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कॉन्डिलॉइड जॉइंट। अच्छा, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन करेंगे, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज मेरी आने वाली है, उस सीरीज में जो पीछे से चली आ रही है, ठीक है, उनमें हम एक्सप्लेनेशंस के साथ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका जो रिवीजन है वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है,
अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर है तो आप भी भेज सकते हैं, वी विल डू द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 84, द वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कॉन्डिलाइट जॉइंट। तो कॉन्डिलाइट जॉइंट क्या होता है, टू डायरेक्शनल मूवमेंट इसमें होता है, इसका रेस्ट जॉइंट इसका मूवमेंट होगा। इन विच एक्टिविटी लैक्टिक एसिड सिस्टम एक्टिवेटेड। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए, लैक्टिक एसिड सिस्टम वो होता है एन एनारोबिक सिस्टम, ठीक है, वो सिस्टम जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं, एरोबिक सिस्टम होता है वो सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन का यूज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्या होता है, एनारोबिक सिस्टम। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन तभी होता है जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी इसमें हो जाती है बहुत ज्यादा, मतलब जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वही इसमें हो पाता है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए इसमें कोई भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी लैक्टिक एसिड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर मुझे देना है, वो है आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चलिए, इन द चाइल्डहुड बिहेवियर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस बाई, बचपन में बच्चे का जो बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है, ये बचपन की बात हो रही है, चाइल्डहुड की बात हो रही है, तो चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा किसका किसके द्वारा होता है, फैमिली के द्वारा। One deformity may leads to the development of another knock knee may cause the result of, मतलब आप समझिए इसको, पहले क्वेश्चन को समझिए। वन डिफॉर्मिटी में लीड टू, एक डिफॉर्मिटी जो है वो लीड कर सकती है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ अनदर मतलब जो डिफॉर्मिटी है उसमें। आपने देखा होगा कुछ बच्चों में जो नौकनी की प्रॉब्लम होती है उनके पैर बाहर की तरफ भी हो जाते हैं, तो उनको बोनी की प्रॉब्लम भी हो जाती है बाहर की तरफ, ठीक है। जो इंटरनल कर्व होता है वो बाहर की तरफ कर्व में चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी जब हम डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। विच इज नॉट द प्राइमरी मोटिव, इसमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी मोटिव नहीं है, अफेक्शन, हंगर, लव एंड सेक्स। तो आंसर इज दैट सेक्स इज नॉट प्राइमरी मोटिव, राइट। नाउ वी विल मूव फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 98, राइट। सो विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी में सबसे छोटी बोन कहाँ पे होती है, मतलब कौन सी होती है। तो आप जानते हैं कि जो कान में सबसे छोटी बोन, हमारे ईयर में सबसे छोटी बोन होती है, उस बोन का नाम क्या है, स्टेपस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा स्टेपस हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन पर मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें टाइम अपना खराब करना चाहिए, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 90, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है। आप इसको सोचिए थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के आंसर्स भी इस पे आए, ठीक है। तो रिक्रिएशन में सबसे ज्यादा किस पे गौर दिया जाता है, जब हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं किस चीज पे, मटेरियल पे, लीडरशिप पे, प्लानिंग पे या फैसिलिटी पे। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है वो अपने आप में फैसिलिटी से जानी जाती है। रिक्रिएशन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास मोर फैसिलिटी हो, वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि जनरल चीज़ों के साथ तो रिक्रिएट नहीं होंगी चीज़ें, वो जनरली थिंग होंगी, ठीक है। चलिए, so question number 91, that the amount of the blood pumped by heart in one beat, वन बीट में जो हार्ट पंप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम और स्टॉक वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉक वॉल्यूम। अच्छा, इसके जरिए जैसे वन बीट में जो ब्लड पंप होता है उसको तो हम बोल देते हैं स्टॉक वॉल्यूम, लेकिन एक मिनट में जितना हार्ट पंप होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, CO। Who 92 question number, who is said that the father of philosophy of idealism, फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म किसको बोला जाता है। आप जो है इस चीज को ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो जाता है बच्चों से। अगर ऐसा बोला गया है कि फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है, और इसमें दो आंसर आपको दिए हुए हैं, जिसमें सोक्रेटिस भी दिया हुआ है और प्लेटो भी दिया हुआ है। रियलिटी में प्लेटो जो है इसके क्या है, प्रतिपादक हैं, लेकिन अगर सोक्रेटिस भी इसमें दिए हुए हैं तो इसका आंसर सुकरात होगा, ठीक है, क्योंकि सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो का जो चेला था वो उसका नाम था अरिस्टोटल, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि पहले जो पुट फाउंडेशन की थी
वो सोक्रेटिस ने की थी, और सोक्रेटिस की जो फिलॉसफी थी उस पर काम किया था प्लेटो ने, और प्लेटो की ट्रेंड में आए इनके जो स्टूडेंट थे वो अरिस्टोटल। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 93, द फिजिकल एजुकेशन टीचर नाउ एडेज इज एन इसेंशियली, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है आज के टाइम में वो उसके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए और उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। एन इंस्ट्रक्टर, वो इंस्ट्रक्टर हो, मूवमेंट एजुकेटर हो, ड्रिल मास्टर हो, ऑल एट दैट हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो क्या है, अभी के टाइम में मल्टी डायमेंशनल एक टीचर होना चाहिए, उसमें वो ड्रिल मास्टर भी होना चाहिए, मूवमेंट की सारी जानकारी उसको होनी चाहिए। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्टर तो होना ही चाहिए। ठीक है, इन 94, which of the following term denotes to the toughening of body as it measure objectives। ठीक है, इसमें टफनिंग ऑफ बॉडी किसके लिए अक्सर बोला जाता है, फिजिकल कल्चर के लिए, प्ले, ड्रिल या फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। तो इसका सीधा सा आंसर है फिजिकल ट्रेनिंग को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, टफनिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, चलिए बढ़िया। द क्वेश्चन नंबर 95, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द हाइट, हाइट को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। बर्नियर कैलिपर्स का यूज होता है, ठीक है, या फिर डायनामोमीटर का यूज होता है, गोनियोमीटर का यूज होता है, या फिर स्टेडियोमीटर का यूज होता है। तो जब भी हम हाइट मेजर कर रहे होते हैं तो उसके लिए किसका यूज होता है, स्टेडियोमीटर का। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन आर द मूवमेंट ऑफ, सुपाइनेशन और प्रोनेशन का क्या होता है, आप अपनी हथेली को खोलिए, अगर आपने उसको टर्न करके एनाटॉमिकल पोजीशन से आपने उसको टर्न किया और स्काई की तरफ आपकी पाम फेसिंग है तो उसको बोलते हैं सुपाइनेशन। अगर उसको टर्न करके आपने अर्थ की तरफ कर दिया तो उसको बोलते हैं प्रोनेशन। और इसमें किसका यूज होता है, रेडियस और अल्ना का। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो अल्ना जॉइंट। ठीक है, चलिए बेहतरीन। अच्छा, कार्पल मेटाकार्पल वाले में क्या होते हैं, कॉन्डिलर टाइप के जॉइंट। ठीक है, बढ़िया। द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग, हमें जियोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कंसीडर करनी चाहिए। कब, इंडोर एक्टिविटी हम कर रहे हो, आउटडोर एक्टिविटी हम कर रहे हो, चिल्ड्रन के लिए एक्टिविटी कर रहे हो, या ओल्ड पीपल के लिए एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये देखो सिंपल सा आंसर है कि आउटडोर एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि किस टाइप की प्लानिंग हम जो है करें। क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जुलाई के टाइम में, जुलाई के लास्ट उसमें वीक में आपने कोई सी टूर्नामेंट को प्लान कर रखा है तो उसमें ढेर सारी बारिश होती है उस टाइम पे, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक, तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा पूरी तरह से। ठीक है, चलिए बढ़िया। द ड्यूरेशन ऑफ रसल लंज वॉलीबॉल टेस्ट, रसल लंज वॉलीबॉल टेस्ट की टाइमिंग क्या है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसकी टाइमिंग क्या होती है आपकी, 45 सेकेंड की होती है। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 और 100 बचे हैं, अभी हम लोग अपनी सेंचुरी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, द रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाई, रिक्रिएशन मूवमेंट इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, डी मेलो, एच सी बक, विद्यापीआर। अच्छा, एच सी बक ने क्या किया था इंडिया में, YMCA के जितने भी कार्यकारिणी थी वो इन्होंने की थी, लेकिन GD सोडी ने बाद में रिक्रिएशन मूवमेंट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया इंडिया में। अगर बात किया जाए कि रिक्रिएशन का सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई तो वो यूएस से हुई। ठीक है, द नेम ऑफ द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, चलिए इसको आप मैं आपको बता देता हूँ। ये वॉल्व जो रहते हैं, जैसे दो बाल जो होते हैं, दो वॉल्व हैं, उनको ओकेजनली पूछा जाता है। ठीक है, द फर्स्ट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड सेकंड इज एरोटिक वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, while the mitral valve is located in between the left atrium and left ventricle. Okay, pulmonary valve, they use for the pulmonary artery take the pulmonary vein take the blood from heart to lung, and the aortic valve is used as the aortic excretion towards to the body, right?
सो दिस वाज ऑल अबाउट द 100 क्वेश्चन। तो इसमें हमने बहुत जल्दी से 100 क्वेश्चन किए हैं इसमें। अभी चलते हैं अगले क्लास जब हम करेंगे तो देखते हैं कि हम उसमें कुछ बेसिक्स करेंगे जल्दी से। और जो मस्कुलर सिस्टम हमारा चल रहा है उसमें मस्कुलर सिस्टम में हम हो सकता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की अगली क्लास करेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।